मीडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टार के रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अजय देवगन और रितेश देशमुख जहां दमदार किरदार में निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित सियाल जैसे अभिनेता भी जिनके डायलॉग फिल्मों में जान डाल रहे हैं। रेड 2 फिल्म को लेकर अमित सियाल से खास बातचीत की है हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत में हुई है। आपको एक नए गेस्ट से मिलवाते हैं। ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अमित सियाल जी, जो कि बहुत जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं। रेड 2 में उन्होंने काम किया है, रेड 1 में भी हालांकि वो काम कर चुके हैं। उनका बहुत लंबा करियर है। रेड 2 के बारे में खास तौर पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि रेड 1 में भी आपने काम किया, रेड 2 में भी। एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो 2 से ढाई घंटे के बीच में सिमट जाता है। तो उस मेहनत के बारे में अगर आप बताएं सबसे पहले कि क्या मेहनत रही आपकी, क्या मतलब इस पूरी मूवी को बनाने में क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? मेरे सामने तो कोई चैलेंजेस नहीं रहा, मैं तो एक्टर हूँ। चैलेंजेस जो रहते हैं वो पहले तो राइटिंग से शुरू होते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स के सामने चैलेंज रहते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उसकी सारी विजन होती है। वो सब लोगों को इकट्ठे करते हैं, फिल्म बनाते हैं। और फिल्म बनाना सिर्फ शूटिंग तक नहीं है, फिल्म बनाना पोस्ट प्रोडक्शन में भी है, एडिट है। और तो फिल्म मेकिंग बेसिकली एक पूरा साइंस है ना। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका साइंटिस्ट, जो चीफ साइंटिस्ट है, वो डायरेक्टर होते हैं। तो हम लोग तो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है फिल्म मेकिंग। एक्टर्स की जहां तक मेहनत की बात है, रेड 2 में इतनी कुछ खास मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ऑथर बैक रोल है और लिखा ही ऐसे गया है ताकि लोगों को हंसी आए, उनको कॉमिकल रिलीफ मिले। और बहुत समय से मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ इस तरह के काम किया जाए, थोड़ा लाइट हार्टेड हो, स्लाइस ऑफ लाइफ हो। और तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, मुझे बस अपने डायलॉग याद करने थे और जाके काम करना था। बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का भी। आप खुद ही थिएटर में गए, जी। हमारी टीम ने भी देखा कि आप थिएटर में खुद मौजूद थे। बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, उस पर आपका क्या है? बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट फुल था पिक्चर, बहुत अच्छी, इट्स वेल रिसीव्ड और लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मेरे काम को देख के बहुत मजा आ रहा है और इट वॉज क्वाइट सरप्राइज फॉर मी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ऐसे चले गए हम देखने की, देख के आते हैं क्या रिएक्शन है। और आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर था। आई थिंक उनको कुछ 30 सेकंड लग गए पहचानने में कि कौन हूं मैं। और बट वेरी वेल रिसीव्ड, इट वाज मेड मी रियली ग्लैड एंड हैप्पी दैट पीपल आर एंजॉयिंग। स्पेसिफिकली अगर अपने टॉपिक के लिए कहा कि लाइट सी मूवी थी, लेकिन जो ये टॉपिक है रेड, जो दिमाग अगर लोग सुनते हैं तो एक बार डर जाते हैं हर आदमी की रेड। तो वो रिएक्शन देखने के टाइम पर पब्लिक के अंदर जो एक जोश आता है, तो उस टॉपिक को कई बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में लिया जाता है। तो आप उसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं फिल्म के बारे में। एसेंशियली द स्टोरी इज अबाउट जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुड वर्सेस इविल। और एक हीरो है, एक विलन है, और हीरो जो है वो विलन को कैसे उसके अंजाम तक पहुंचाता है, जेल में पहुंचाता है। और हीरो के आसपास जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो क्या मदद करते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बट हाँ, ये आपने सही कहा कि एक क्योंकि हार्टफेल्ट स्टोरी है, एक लार्जर कॉज है, एक मैसेज है फिल्म में, तो वो लोगों तक पहुंचता है और उनके अंदर जोश जगाता है। वही पॉइंट है कि आप फिल्म से एंटरटेन हो और 2-2.5 घंटे के लिए आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भुला पाए और इन्वॉल्व हो पाए सिनेमा में। तो इट्स लाइक अ ट्रू ब्लू क्लासिक ओल्ड सिनेमा। बीइंग एन एक्टर, आपकी कोशिश रहती है जैसे कि आप लोगों को एंटरटेन करें, बेहतर से बेहतर ऐसी मूवीज चूज करें, ऐसे टॉपिक्स चूज करें जो लोगों को बहुत पसंद है। तो रेड आपको ऐसा मतलब क्या सबसे ज्यादा इसमें अट्रैक्टिव लगा कि हाँ ये पसंद ही आएगा लोगों को? क्योंकि आजकल सिनेमा बहुत आप पब्लिक का व्यू सोचे ना तो बहुत फ्लक्चुएट होता है। कभी आप किस तरह की मूवी देख रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड में भी आजकल लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। तो बॉलीवुड में रेड जैसी मूवीज आती है तो लोगों का एक दोबारा से इंटरेस्ट जागता है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी स्टोरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लार्जर कॉज के साथ बनाई जाए
लार्जर कॉज को एड्रेस किया जाए, जैसे कि क्लासिक स्टोरी है गुड वर्सेस इविल, और उसको अच्छे तरीके से पेश किया जाए, ऑनेस्टली पेश किया जाए, गिमिकी ना हो, तो लोगों के साथ अटैचमेंट हो ही जाता है फिर सिनेमा का, और लोगों को भी हो जाता है सिनेमा के साथ। और रेड आई थिंक क्लासिक एग्जांपल है। केसरी 2 भी इसी तरीके की फिल्म थी जिसमें हम लोगों को कभी पता ही नहीं था कि शंकरन नायर करके भी एक इंसान है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक कोर्ट केस लड़ा था जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी के बाद। तो इस तरीके का सिनेमा अगर हम बनाएंगे तो लोग और ऑडियंसेस 100% जुड़ेंगे। आपके कैरेक्टर को देख के जब मूवी में लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग से हंसी आ जाती है, कुछ इस तरह का रोल है उस कैरेक्टर के बारे में। अगर आप शक्ल ही ऐसी नहीं, या आप, मैं बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहूंगी कि मतलब जिस तरह से आप सीनियर ऑफिसर दिख रहे हैं उस मूवी में, सामने से देखा जाए तो आप बहुत मतलब यंग और मतलब डायनामिक पर्सनालिटी। पैसे मिले थे बुढ़े होने के ना उसमें, ओके, थोड़ा एजेड होने के। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। ये देखिए क्या है, कैरेक्टर मिलता है तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं। कम से कम फिजिकली तो कैरेक्टर की तरह दिखना ही चाहिए, तो एक कॉन्शियस चॉइस थी कि चाल बदली जाए, कपड़े पहनने का तरीका अलग हो, एक नॉटीनेस हो कैरेक्टर में, और एक इस तरीके की चीज हो कि लोगों को समझ में ना आए कि ईमानदार है कि बेईमान है। तो आई थिंक वो लोगों को भी सस आउट करने में अच्छा लगता है। लोगों के अंदर अगर आप डिटेक्टिव जगाओगे तो उनको डिटेक्टिव बनने में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है पब्लिक भी बहुत एंजॉय कर रही है इस मूवी को, और आज आपने हमारे स्टूडियो में आके हमसे इस मूवी के बारे में बातचीत की, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। लेकिन इस टॉपिक से हटके, वैसे तो हम मूवी के बारे में ही बात करने के लिए यहाँ बैठे थे, लेकिन इस समय थोड़ा सा माहौल हमारे देश में बहुत अलग सा चल रहा है। अगर आप इसमें कुछ जवानों के लिए, हमारे जो बॉर्डर पे जाकर लड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, और उनको कुछ एक प्रोत्साहन, कोई मैसेज देना चाहिए। हम सब एक साथ खड़े हैं आप लोगों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे, और हमारी सरकार के साथ। और जो पहलगाम में हुआ उसका बदला जो आप ले रहे हैं हमारे एवज में, वो सालों साल, डेकेड तक याद रखा जाएगा। और हमारा साथ आपके साथ है। आपको जो करना है वो करिए, और हम आपके पीछे खड़े रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना इस बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमित सियाल जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की रेड 2 मूवी के बारे में। और आप सबसे भी हम लोग को कहना चाहेंगे, एक बार जरूर जाए, रेड 2 जरूर देखें। सीएम योगी ने अयोध्या धाम में प्राचीन संत रविदास मंदिर में सौंदर्यकरण कार्यों और सत्संग भवन का लोकार्पण किया है। जन और उपस्थित बहनों और भाइयों, अयोध्या धाम में आज एक नई, इस अयोध्या के विकास की एक नई कड़ी की शुरुआत हो रही है। एक नई अयोध्या जिसमें सदगुरु रविदास जी मंदिर के सुंदरीकरण के क्रम में इस सभागार के लोकार्पण का यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। इस आयोजन के लिए मैं इस मंदिर के श्री महंत बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को, शिष्यों को, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज भारत के अंदर मध्यकालीन संत परंपरा के एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी कर्म प्रधान व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन समाज की आंखों को खोलने, उसकी सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम किया था। और उस समय उन्होंने जिस मजबूती के साथ सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आह्वान करते हुए सोए हुए समाज को जागरूक करने का काम जो किया, उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न।
बहनों और भाइयों, याद करिए, मध्यकाल ये देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से आक्रांत था। भय का माहौल था। सनातन धर्म खतरे में था। हमारी आस्था के प्रतीक मंदिर तोड़े जा रहे थे। उन स्थितियों में काशी में रह करके एक संत बड़े गर्व के साथ सामाजिक एकता को लेकर के, उस समय की राज्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने चुनौती देने की मुद्रा में आकर के उस समय के समाज की सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा था, उस समय जितने भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ उन्होंने तत्कालीन समाज को जागरूक करके एक नई उक्ति ही दे दी। कहते हैं, जब उनके सहयोगी जो संत थे, उन्होंने उन्हें कहा कि चलो रैदास, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। जब उनके पास कार्य नहीं होता था तो वो जाते थे, लेकिन जब कार्य होता था तो अपने कर्म को पहले प्राथमिकता देते थे। कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे। कहते हैं, एक बार काम ज्यादा होने के नाते सदगुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कठौती से एक आना निकाल करके उन्हें दिया कि जाओ, मेरी तरफ से भी मां गंगा को अर्पित कर लेना। वे लोग गए, स्नान करके जब गंगा मैया को दक्षिणा अर्पित करने की बात आई तो कहते हैं कि बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एक आना की दक्षिणा मां गंगा को अर्पित किया तो पता लगता है कि मां गंगा स्वयं अपने हाथ से उस दक्षिणा को प्राप्त करती है। वे सब भौचक थे। उन्होंने कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा सिद्ध संत काशी में क्षीर गोवर्धन में बैठा है, जिसकी पवित्र साधना, कर्म प्रधान साधना समाज की आंखों को खोलने वाला हो और लोगों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। तो वे लोग आकर के जब सदगुरु से पूछते हैं, कैसी क्या भाव थे कि हमारे दक्षिणा को तो मां गंगा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब आपके नाम पर हमने मां गंगा में आपके द्वारा दी गई अन्नी को जब चढ़ाया तो मां गंगा ने अपने हाथों से स्वीकार किया। तो सदगुरु बोल पड़े, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बहनों और भाइयों, यही वह कर्म प्रधान व्यवस्था है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। यही वो परंपरा है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं, हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो, हर व्यक्ति एक सार्थक दिशा में समाज के लिए और देश के बारे में सोच रहा हो, उस प्रकार के भाव के साथ कार्य करने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो इसकी प्रेरणा की तह में सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है, जो उन्होंने मध्यकाल में उस समय के विदेशी आक्रांताओं से भयभीत समाज को जागरूक करने के लिए जो अभियान काशी की धरती से चलाया था, आज काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, सदगुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में
क्षीर गोवर्धन को पिछले 10 वर्ष के अंदर सुंदरीकरण के रूप में एक नई काया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है। अन्न क्षेत्र का निर्माण वहां पर भी हुआ है। अन्य सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ क्षीर गोवर्धन को जोड़ा गया है। जहां ये कार्य वहां हुआ, वहीं अयोध्या में भी, जिस अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज के इस अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने यह भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। हर व्यक्ति के पास फुर्सत होता है, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, अयोध्या के मंदिरों का दर्शन करना चाहता है।
और इसीलिए तो अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी ही नहीं थी, भगवान राम की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी आज देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज जब यहां पर एक कार्य हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां पर संत सद्गुरु रविदास जी मंदिर के श्री महंत जी को, यहां पे पासी समाज से जुड़े हुए जो हमारे महंत जी हैं या कबीर मठ से जुड़े हुए महंत जी हैं, अन्य जितने भी हमारे रजक समाज से जुड़े हुए या अन्य पवित्र स्थलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, उन सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की प्राथमिकता इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने की है, समाज को उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। और उसी क्रम में आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सद्गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब हमारी परिकल्पना, जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ेगा, जब हमारे लिए भारत प्राथमिकता होगी, देश प्राथमिकता होगी, नेशन फर्स्ट की व्यवस्था, देश पहले, परिवार तब और व्यक्तिगत हित बाद में। सबसे पहले देश की बात हमें करनी होगी। और याद करना, जिस दिन हम देश की बात पहला करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के प्रति यहां पर महंत श्री बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को, उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब देश की प्रवर्तमान अभियान के साथ आप सबकी भावनाएं भारत राष्ट्र के प्रति, अपनी सेना के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति पवित्र भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और समारोह को संबोधित भी किया। पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है और दोनों के विवाह में
जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।